केस स्टडी क्या है? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट वेयर लेसर ग्रांट्स द लेसी द राइट टू यूज एन एसेट सच एज रियल एस्टेट, इक्विपमेंट, व्हीकल्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इन एक्सचेंज ऑफ रेगुलर पेमेंट। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है जिसके अंदर जो लेसर है वो अपनी एसेट को लेसी को यूज करने के लिए देता है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, बदले में उसे एक पेमेंट जो है वो मिलती है। द लीज एग्रीमेंट डिटेल द ड्यूरेशन, जो लीज एग्रीमेंट होता है उसके अंदर लीज की जो ड्यूरेशन होगी वो स्पेसिफाई की होती है। पेमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, एसेट को कैसे यूज किया जाएगा, मेंटेनेंस कैसे की जाएगी, रिटर्न कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज पहले से स्पेसिफाई जो है वो की जाती है। लीजिंग अलाउज इंडिविजुअल और बिजनेस टू असेस एंड यूज हाई वैल्यू एसेट विदाउट लार्ज अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ परचेज। तो लीजिंग का बेनिफिट क्या होता है कि जो इंडिविजुअल बिजनेस है वो हाई वैल्यू कॉस्ट, हाई वैल्यू एसेट्स को यूज कर सकते हैं बिना उसको खरीदे। ठीक है। इट ऑल्सो ऑफर पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट्स, लीजिंग में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं क्योंकि जो आप लीज पेमेंट्स यहाँ पर करते हो वो एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिडक्ट होते हैं, यानी कि उनको आप अपने रेवेन्यू में से माइनस कर सकते हो और जिससे आपको टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ेगा। एडिशनल इन लीजिंग मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस। अब क्योंकि देखो आप एसेट को किराए पे ले रहे हो तो एसेट की जो डेप्रिसिएशन है उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि डेप्रिसिएशन आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और जो अगर एसेट ऑब्सोलीट हो जाती है, मान के चलो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑनरशिप तो हमारे लेसर की है। तो यहाँ पर आपको लीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। द लेसर इज द पार्टी हु ओन्स द प्रॉपर्टी और एसेट बीइंग लीज्ड। लेसर वो पार्टी होती है जो कि प्रॉपर्टी को ओन करता है। दे आर ऑफन रेफर्ड एज लैंडलॉर्ड, ओनर और लीजिंग कंपनी। तो ये बेसिकली लैंडलॉर्ड होते हैं, ओनर होते हैं, लीजिंग कंपनी होती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर द लीज कंसीडर्ड है। अगर हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लीज क्या होता है? ये एक ऑपरेशनल डिसीजन होता है या फिर मार्केटिंग डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है या फिर परचेज डिसीजन होता है। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लगेगा? अगर हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो लीजिंग का डिसीजन है ये कौन सा डिसीजन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द करेक्ट आंसर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा करेक्ट आंसर है। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको हम कैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करें कि हमें मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मिल सके। तो बेसिकली लेसर अपने एसेट को लीजिंग के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है, इसीलिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कहलाता है, जिसके ऊपर उसको रिटर्न भी मिलती है लीज रेंटल की फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं। द लेसी इज द पार्टी who obtains the right to use the property or asset from the lessor। तो लेसी वो पार्टी होती है जिसके पास राइट आता है प्रॉपर्टी को यूज करने का। दे आर ऑफन रेफर्ड एज टेनेंट और रेंटर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसी लीज रिप्रेजेंट। अगर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लीज क्या होता है? एक लीगल डिसीजन होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, प्रोडक्शन डिसीजन होता है या फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। तो मैंने पहला आंसर मैंने बताया था, दूसरा आंसर आप बताइए कि अगर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो लीज है वो कौन सा डिसीजन होगा? लीगल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, प्रोडक्शन डिसीजन या फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन? तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंसिंग डिसीजन इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंसिंग डिसीजन इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों है? देखो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो फंड्स चाहिए वो हम कहां से अरेंज करेंगे। जैसे कि एक कंपनी ने डिसाइड किया कि उसे अगर 100 करोड़ रुपए चाहिए तो 100 करोड़ रुपए में से 60 करोड़ रुपए वो ऑनर से मंगाएगी, 40 करोड़ रुपए वो बैंक से बनाएगी। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, जहां पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम फाइनेंस किस सोर्सेज से अरेंज करेंगे। तो जब हम लेसी की बात करें तो उसने बेसिकली क्या किया है? फाइनेंस ही तो अरेंज किया लीजिंग के अंदर। अगर वो लीजिंग नहीं करता तो उसे बैंक के पास जाना पड़ता लोन लेने के लिए, एसेट को परचेज करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का फाइनेंसिंग डिसीजन होता है क्योंकि लेसी ने डिसीजन लिया है कि ये जो फंड्स मुझे चाहिए 50 लाख रुपए, ये बैंक से लोन नहीं लूंगा बल्कि मैं लीजिंग कर लूंगा, एसेट्स को लीज पे ले लूंगा। तो ऑप्शन बी, फाइनेंसिंग डिसीजन इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंसिंग डिसीजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है। When making leasing decision, it is essential to compare the cost of leasing an asset with the cost of। तो जब आप एक लीजिंग डिसीजन ले रहे हो कि आपको किसी एसेट को लीज पे लेना है नहीं लेना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। किस चीज में कंपैरिजन करना पड़ता है? तो हमारी एसेट को आप जब लीज पे ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी है, और अगर उस सेम एसेट को आप खरीदोगे, परचेज करोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। जैसे अगर यहाँ पर हमारी जो 5 मशीन है उनका जो परचेज प्राइस है वो 50 लाख रुपए है, और अगर आप उनको लीज पे लेते हैं तो आपका खर्चा आता है 40 लाख रुपए, तो आपको लीजिंग में बेनिफिट मिलेगा। तो आप इनको आपस में कंपेयर करोगे
और उसके बाद आप लीजिंग डिसीजन लोगे कि मुझे यहाँ पर लीजिंग करनी है क्योंकि इससे मुझे 10 लाख रुपए का बेनिफिट जो है वो हो रहा है। तो ऑप्शन सी ओइंग द सेम एसेट, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पीरियोडिक पेमेंट मेड टू यूज एन एसेट अंडर अ लीज एग्रीमेंट इज रेफर टू एज। ठीक है, तो देखो जो लेसी है वो जब एसेट को यूज करता है तो वो फ्री में एसेट को यूज नहीं करता, बदले में उसे लेसर को एक पेमेंट करनी पड़ती है। उस पेमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है उसे एसेट फ्री कहते हैं, या फिर लीज रेंटल कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, या फिर मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको लीज का मतलब समझाया था तो इसका मतलब ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था, तो फटाफट से यहां पर बता दिया कि जो पीरियोडिक पेमेंट की जा रही है लीज एग्रीमेंट के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? वो एसेट फ्री होगा, लीज रेंटल कहलाएगा, परचेज कॉस्ट कहलाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कहलाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लीज रेंटल इज अ करेक्ट आंसर। लीज रेंटल इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस एडवांटेज ऑफ लीजिंग फॉर लेसी। अगर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसके? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो लीजिंग के यहाँ पर क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं? पहला, द बोर्बिंग कैपेसिटी इज नॉट रिड्यूस। हमारी जो बोर्बिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर रिड्यूस नहीं होती है लेसी की, तो ये बिल्कुल एडवांटेज मिलता है। कैसे मिलता है? देखो, हमारा जो लेसी है, अगर मान के चलो वो लीजिंग नहीं करेगा तो उसे 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी इन्वेस्टर से लोन जो है वो लेना पड़ेगा, जिससे उसकी बोर्बिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे अगर उसकी बोर्बिंग कैपेसिटी कितनी है कि वो 1 करोड़ रुपए, 100 लाख रुपए का लोन जो है वो ले सकता है, तो अगर उसने 50 लाख रुपए का लोन लिया तो उसकी बोर्बिंग कैपेसिटी रिड्यूस होकर 50 लाख रुपए रह गई है। ठीक है, पर देखो जो लीजिंग होती है वो डेट नहीं कहलाती है, इसीलिए लीजिंग के ऊपर जब एसेट को लिया जाता है तो वो हम उससे हमारी लेसी की जो बोर्बिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस नहीं होती, वो उतने की उतनी ही रहती है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फुल फाइनेंस, ये भी करेक्ट है कि फुल फाइनेंस मिल जाता है। आप बैंक से अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ तो मार्जिन रखता है बैंक 10% का, 20% का, पर यहां पर आपको फुल फाइनेंस मिलता है, ये भी बेनिफिट है। अवॉइडिंग रिस्क ऑफ ऑब्सोलेट, जो एसेट है वो ऑब्सोलीट ना हो जाए, उस रिस्क को आप अवॉइड कर पाते हो। ऑब्सोलीट का मतलब है फैशन से चले जाना। जैसे अगर एक मशीन थी, एक यहाँ पर मशीन थी जो कि पहले बहुत यूज की जा रही थी, पर एक और मशीन यहां पर आ गई जिसने इसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया, यानी कि ये जो मशीन है इससे दुगना काम जो है वो करके देती है सेम टाइम के अंदर, और इसकी कॉस्ट भी सेम है, जिसकी वजह से ये मशीन ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब इसका कोई यूज ही नहीं रहा है। तो इस तरह के रिस्क को अवॉइड कर सकता है लेसर, क्योंकि ऑनरशिप किसके पास है? हमारे लेसर के पास है, तो रिस्क लेसर ही उठाएगा। उसके बाद रेगुलर फिक्स इनकम, तो रेगुलर फिक्स इनकम मिलती है, तो ये ऐसा नहीं है, ये बेनिफिट होता है लेसर को। लेसर के लिए तो जो लीज रेंटल है वो एक तरह का एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस होता है, तो ये एडवांटेज नहीं होता है। उसके बाद टैक्स एडवांटेज, अब देखो क्योंकि हमारा जो लीज रेंटल है वो एक तरह का एक्सपेंस है, तो हमारे जो लेसी है उसको टैक्स एडवांटेज मिल जाता है, तो ये भी हमारा बेनिफिट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।